वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 7 की ये बुक हमने शुरू की है जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्लास 7 में इसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। 6th क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसके चैप्टर 1 को हमने शुरू किया और पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की कि हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हम सोशल साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा बेसिकली ये सोशल साइंस है जिसमें हम ये बुक पढ़ रहे हैं। तो इस सोशल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे ये हमने देखा, और फिर इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे ये भी हमने समझने की कोशिश की। और फिर उसके बाद हम चले पहले चैप्टर पे, और पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी, की समानता की बात हम यहां पर करेंगे, समानता का। और इसमें थोड़ी सी बातें हमने जानी। डेमोक्रेसी क्या होती है ये हमने समझा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा एक चीज आपको याद दिलाता रहूंगा, और उसी चीज को फिर से आपको मैं आज याद दिला रहा हूं कि जब भी हम लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको ये बुक ओपन करनी है और उसका वो पेज जहां पर हम पहुंचे वो पेज आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो हम पढ़ते जाएं उसी चीज को आप बुक में देखें तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आप अपनी बुक ही पढ़ रहे हैं, आप अपने सब सिलेबस का ही पढ़ रहे हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे कुछ पता लग रहा है इस बारे में, ठीक है। और उसको बुक को ओपन करवाने के पीछे एक और मकसद है। इसके साथ साथ कॉपी पेन या पेंसिल अपने साथ रखना है, ताकि जहां वर्ड मीनिंग में आपको बताऊं या कुछ और चीज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डेमोक्रेसी का अलग से बताया, तो जो बच्चे भूल गए हो डेमोक्रेसी क्या होती है वो दोबारा से उसको लिख लें, कहीं पर भी लिख लें कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ताकि याद रहे। आगे जब इस चैप्टर को रिवाइज करो तो जैसे ही डेमोक्रेसी वर्ड याद देखो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो उन चीजों को वहीं लिख लें, ये चीजें हमें बहुत मदद करेंगी। तो हमारे इस लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 2 जो हमारे चैप्टर 1 का है, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। हमने कहां छोड़ा था, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि कांता की स्टोरी आपको पढ़नी है। जो स्टोरी आपको दी गई है वही स्टोरी हम शुरुआत करने वाले हैं आज, ठीक है। तो उसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं समानता इस डेमोक्रेसी में कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें देखा कि हम समझेंगे कि इक्वालिटी क्या है, व्हाट इट इज, पढ़ा था, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी में ये जरूरी क्यों है, हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में समानता का होना जरूरी क्यों है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी था, क्या भारत में सब समान है या नहीं। ये 3 क्वेश्चंस को हम जांच करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये सारी चीजें। तो कांता की स्टोरी हम शुरुआत करते हैं ताकि हमें चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगे। एक स्टोरी के हिसाब से समझाते हैं तो बड़ा अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आती हैं। हम कांता देवी की स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन यानी कि चुनाव, इलेक्शन का क्या मतलब होता है, चुनाव, कि चुनाव वाले दिन की यह कहानी है। कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, कांता और उसकी दोस्त सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। किसके लिए वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, टू कास्ट देयर वोट्स। कास्ट, वोट डालने को हम बोलते हैं कास्ट करना। वोट डालना क्या होता है, कास्ट करना, कास्टिंग द वोट, ठीक है। तो अपनी वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कि हमारी बारी आएगी और हम भी वोट डालेंगे। सुजाता और कांता यहां पर आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुजाता जो आगे खड़ी है, और ये क्या बोल रही है, जो कांता, बेसिकली कांता आगे खड़ी है, सुजाता को क्या बोल रही है देखते हैं एक बार, ठीक है। इजंट इट गुड सुजाता, सुजाता ये बोल रही है इसको कि ये सही नहीं है क्या, ये अच्छा नहीं है सुजाता, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, कि हम सब वोट डाल सकते हैं। वी कैन ऑल वोट, कि हम सब वोट डाल सकते हैं, एज, कैसे, एज इक्वल सिटीजन्स, कि समान नागरिक इस देश के। तो यहां पर क्या बताना चाह रही है कांता, कांता बताना चाह रही है कि देखो कितना अच्छा है कि हम वोट डालने के लिए खड़े हैं, और हम यहां पर जब वोट डाल रहे हैं तो हम समान नागरिक हैं, सबको बराबर अधिकार है वोट डालने का।
ये कौन थी? कांता और सुजाता, डोमेस्टिक वर्कर, जो दूसरों के घरों में जाकर काम करते हैं। ये बोल रहे हैं कि देखो हम जैसे को भी वोट डालने का अधिकार है, यानी कि यहां पर सब बराबर हैं। तो वोट डालने में सब बराबर हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है? ये सुजाता से पूछ रही है कि देखो सुजा, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम भी सभी नागरिकों की तरह बराबर हैं और हम भी सबकी तरह अपना वोट डाल सकते हैं, हम भी सबकी तरह अपनी सरकार चुन सकते हैं? ये सवाल है इसका। इवन जैन साहिब, कि जैन साहिब भी इज स्टैंडिंग इन लाइन विद अस, वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़े हैं, कि जैन साहिब भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं। ये जैन साहिब कौन है? जैन साहिब कौन है? जैन साहिब वो हैं जिनके घर में ये काम करती है। हम धीरे धीरे देखेंगे इसको। जैन साहिब जो जिनके घर में काम करती है, वो भी इन्हीं के पीछे लाइन में खड़े हैं। तो बोल रहे कि देखो क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सब समान रूप से वोट डाल सकते हैं, कि जिसके घर हम नौकरी कर रहे हैं, जिसके घर हम नौकर हैं, वो जैन साहब वो भी हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं इसी में। तो सुजाता क्या जवाब देती है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। लाइन एक बार फिर से दिखा दूं आपको। ये लाइन है जहां पर हमने कांता देवी देखा, सुजाता देखा, और यहां देखो जैन साहिब सबसे पीछे खड़े हैं। जैन साहिब सबसे पीछे खड़े हैं। ये एक लाइन है जो वोट डालने के लिए लोग खड़े हैं। तो ये किसके, ये बोल रही है कि देखो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम सब बराबर हैं, देखो कितने अलग अलग लोग हैं लेकिन सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो बोल रहे कि हम सब बराबर नहीं है। तो क्या जवाब दिया सुजाता ने? कि हाँ, हम सब बराबर हैं। जब वोट डालते हैं तो उस टाइम पे हम सब बराबर होते हैं, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है, सबको वोट डालने का अधिकार है। चाहे वो टीचर हो, चाहे ट्रेडर हो। इसके आगे एक और आदमी है ना, पता करना अपनी बुक में, देखो कौन है इसके आगे, जो मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक बार देखना। चाहे ट्रेडर हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे आर्टिजन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, या फिर कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी हो, सब बराबर हैं। सबको एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है जब वोट डालने की बारी आती है, सब बराबर है। तो इसी बात को लेके खुश है कि देखो हम सब बराबर हैं, इस देश में सारे नागरिक बराबर हैं वोट डालते टाइम। तो यहां पर बारी आ जाती है कांता की वोट डालने की। तो ये सुजाता बोलती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, कि जाओ कांता जाओ, ये तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न, तुम्हारी बारी है वोट डालने की। और ये वोट डालते टाइम क्या सोच रही है कांता? वोट डालने का नंबर आया तो वोट डालते टाइम सोच रही है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, कि मैं उस उम्मीदवार के लिए वोट करूंगी। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। क्या होता है? उम्मीदवार। कि मैं उस उम्मीदवार के लिए वोट करूंगी हु हैज प्रोमिस्ड, जिसने वादा किया है, टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, कि हमारे एरिया में वो पाइपलाइन बिछवाएगा, किसकी? पीने के पानी की, ताकि हमारे एरिया में भी पानी आ सके। नहीं तो इन्हें पानी कहां से लाना पड़ता है? दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो इसने क्या बोला है कि मैं तो उसे वोट दूंगी, उस उम्मीदवार को वोट दूंगी जिसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे एरिया तक पानी की पाइप बिछवाएगा, ताकि हमारे एरिया में भी पानी आ सके। तो क्या बोल रही है सुजाता? क्या सही सोच रही है? बिल्कुल सही सोच रही है। तो यहां पर ये एक डेमोक्रेसी की पहचान है कि हम लोग अपनी मर्जी से अपने नेता चुन सकते हैं। नेता अपनी मर्जी से अपने आप को नहीं चुनते हैं, हम लोगों की मर्जी से वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो यही तो लोकतंत्र है कि हम बताएंगे कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। ये लोकतंत्र है। हमारे लिए कौन निर्णय लेगा ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे, वोट डाल के। हम उसे ही वोट डालेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। तो इसने किसको सोचा वोट डालने का? उसको सोचा कि जिसने वादा किया था कि जो हमारे एरिया में पानी लेके आ जाएगा, तो उसको इसने वोट डालने की सोची। और जब वोट डालने का कहानी पूरी हो गई, सबने वोट डाल लिया, उस टाइम पे कांता और सुजाता खड़े होकर बातें कर रही थी और जैन साहब का भी नंबर आ गया। तो जैन साहब जब नंबर खत्म करके जाने लगे तो उस टाइम पे, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, यानी थोड़ी देर बाद, वी विल सी यू लेटर कांता। जैन साहब क्या बोल रहे हैं कांता को
कि चलो बाद में मिलते हैं, वी विल सी यू लेटर, कि हम बाद में मिलते हैं, यानी अब मैं घर जा रहा हूं, तुम बाद में आ जाना घर पे, ठीक है, वोट डालो आराम से और उसके बाद घर आ जाना। तो जैन साहब गए और इन्होंने क्या बोला उसको कि वी विल सी यू लेटर, कि हम बाद में मिलते हैं। और यहां पर कांता क्या बोल रही है, यस, कि हाँ नमस्ते साहिब हम आते हैं बाद में, नमस्ते साहिब हम आएंगे, ठीक है। लेकिन लाइन में खड़े थे, सब बराबर थे जाते टाइम कि हाँ बाद में मिलते हैं, तो इसने बोला यस नमस्ते साहिब हम बाद में मिलते हैं। अब ये जब वापस जा रही थी दोनों बातें करते करते, तो यहां पर कांता इसको बताती है अपनी बेटी के बारे में, गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर, कि गुड़िया को है ना बुखार हो रखा है। कांता बता रही है कि मेरी जो गुड़िया है, मेरी जो लड़की है, उसे बुखार हो रखा है, एंड और आई हैव टू टेक हर टू दी हॉस्पिटल, और मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कांता क्या बता रही है सुजाता को कि मेरी बेटी को बुखार हो रखा है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, लेकिन मुझे फिनिश करना पड़ेगा उस काम को एट साहेब्स हाउस फर्स्ट, कि पहले साहेब के घर जाएंगे, जैन साहब के घर, और वहां जाके मुझे काम खत्म करना है पहले, तब मैं जाके उसको हॉस्पिटल ले जा पाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर उसकी गुड़िया बीमार है, और गुड़िया बीमार है तो सीधे उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, पहले जैन साहब के घर जाके पहले उनका काम खत्म करके आना पड़ेगा जहां वो नौकरी कर रही है। तो वही बोल रही है कि पहले मुझे जैन साहब के घर जाके वहां काम खत्म करके आना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और वहां जाने का एक और रीजन है, क्या रीजन है, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, कि थोड़े से एडवांस पैसे लेने हैं। एडवांस को यहां पर हम उधार के रूप में लेके चलते हैं, कि मुझे थोड़े से पैसे उधार वहां से लाके आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि जाके हॉस्पिटल में दिखा लाए, दवाई लिख दी तो कहां से दवाई लाए। तो इसीलिए ये बोल रही है कि मैं पहले जैन साहब के घर जाती हूं, वहां जाके वहां का काम खत्म करके उनसे थोड़े से पैसे उधार लेके आती हूं, ताकि मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल दिखा सकूं, उसके लिए दवाई ला सकूं। ये कांता सुजाता को बोल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। घर पे आई, घर पे इसकी गुड़िया है एट होम, इसको गुड़िया को क्या बोल रही है, हेयर हैव सम ऑफ दिस, कि थोड़ा सा ये ले लो, गिलास में थोड़ा सा गरम चाय या फिर गरम काढ़ा टाइप बना के ले आई, और इसको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा है ना ये ले लो, हेयर हैव सम ऑफ दिस, कि थोड़ा सा ये ले लो, यू विल फील बेटर, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हो सकता है थोड़े ठीक हो जाओ। तो कांता जो अपनी बेटी को दे रही है कि ये ले लो थोड़ा सा बेटा, क्या पता थोड़े से ठीक हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा अच्छा महसूस करोगे। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस आऊंगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, हम हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। क्या बोला अपनी बेटी को कि थोड़ा सा ले लो, गिलास में लेके आई, इससे तुम्हें तो अच्छा लगेगा, और मैं जाके एक बार काम खत्म करके आती हूं और शाम को आएंगे तब हम हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है बेटा, ओके। ये अपनी बेटी को इसने बोला, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जब वो जा रही थी जैन साहब के घर काम करने, तो रास्ते में देखती है, इट्स नो वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है, वंडर होता है हैरानी, आश्चर्य, ठीक है। वंडर क्या होता है, आश्चर्य, हैरानी। किड्स नो वंडर, की कोई हैरानी नहीं है दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, कि गुड़िया अक्सर बीमार हो जाती है, गुड़िया जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है हैरानी वाली बात, द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड, कि जो उनकी बस्ती है जहां वो रहते हैं वो कभी भी साफ सफाई नहीं होती है, कितनी गंदगी वहां पड़ी रहती है। गंदगी पड़ी रहेगी तो गुड़िया तो बीमार होगी। तो ये जाते जाते क्या सोच रही है कांता, कि ये गुड़िया तो बीमार होनी है, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, यहां कितनी गंदगी पड़ी है, इस गंदगी में तो कोई भी बीमार हो जाएगा, तो इसीलिए गुड़िया बीमार है। तो यहां पर बस्ती देखो, कितनी गंदी बस्ती में उसे रहना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर घर पहुंच गई जैन साहब के, और वहां पर काम कर रही है कांता। यहां जैन साहब बैठे हैं और उनकी वाइफ बैठी है।
और जैन साहब की पत्नी क्या बोल रही है? मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कि ये सुनिश्चित करना है, ध्यान रखना कि जो कॉर्नर्स हैं, जो किनारे हैं, वो सही ढंग से साफ हो जाएं, सही ढंग से उनको कर लो। क्या बोल रही है जैन साहब की वाइफ? कि जो कॉर्नर्स हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से साफ करना, इनसे काम करवा रही है। और जब काम खत्म हो जाएगा तब ये उनसे पैसे मांगेगी। तो उसके बाद जैन साहब की जो पत्नी है यानी जैन मैडम, वो क्या करेंगी? हेयर इज योर एडवांस कांता, कि ये लो जो तुमने मांगे थे पैसे, ये लो, ये तुम्हारा एडवांस, जो तुम्हारी अग्रिम राशि या फिर उधार, कुछ भी कह लो, कि ये लो कांता, ये तुम्हारे उधार जो तुम मांगना चाह रही हो। बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बना लेना। ऐसा मत करना कि डेली डेली हमसे उधार मांगते रहो, डेली डेली हमसे कहो कि मुझे एडवांस पैसे चाहिए, कि ये लो अभी तुम्हें जरूरत है ले लो, लेकिन इसकी आदत मत बनाना, लेकिन इसकी आदत मत बनाना। तो कांता क्या बोलती है? नो मैडम, कि नहीं, मैं आदत नहीं बनाऊंगी, मुझे जरूरत है इसीलिए लेके जा रही हूं। तो ये इससे पैसे ले लेती है। कुछ पैसे लिए और अब उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। तो दैट इवनिंग, उस शाम को अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, ये कांता है और बेटी को गोदी में उठाए हुए क्या बोल रही है? जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कि थोड़ी सी देर और, कि बेटा थोड़ी सी देर और वेट कर लो, हमारा नंबर आने वाला है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है डॉक्टर के घर, वो डॉक्टर के आगे सरकारी अस्पताल में। तो क्या बोल रही है अपनी बेटी को? बेटी बस थोड़ी सी देर और, हम डॉक्टर के पास पहुंचने वाले, डॉक्टर के पास नंबर आने ही वाला है। जैन मैडम एंड जैन साहेब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है? कि हो सकता है कि जैन मैडम और जैन साहेब वो लाइन में खड़े हों वोट डालने के लिए, क्योंकि हमने देखा था जब वोट डालने की बारी थी तो जैन साहब पीछे खड़े थे लाइन में। तो ये क्या बोल रही है? कि हो सकता है कि जैन मैडम और जैन साहब को वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े, बट लेकिन दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, और उन्हें ऐसा कभी नहीं करना पड़ता जब उनके बच्चे बीमार हो। बच्चे बीमार हो तब उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती, तब उनको फटाफट नंबर आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या इधर उधर जाके फटाक से सीधा दिखा लेते हैं, तब उन्हें ऐसे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। कि जब वोट डाल रहे थे तब बेशक से वो लाइन में खड़े हों, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं उन्हें मेरी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके दिमाग में विचार चल रहा है। एक तरफ जहां पर वोटिंग वाली लाइन थी, जहां पर ये बोल रही थी कि हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, और दूसरी तरफ इसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे बराबर हैं हम? जब मेरे बच्चे बीमार हैं तो इतनी बड़ी लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनके बच्चे बीमार होते हैं तो कभी खड़ा नहीं होना पड़ता, वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये इसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो इक्वालिटी है भी और नहीं भी। और यहां पर हमें कुछ सवाल हमारी एनसीईआरटी पूछ रही है। क्या पूछ रही है देखते हैं एक बार सॉल्व करके। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट? क्या आप सोचते हो कि कांता के पास पर्याप्त कारण है शंका के, शक करने के? किस चीज के बारे में? वेदर शी रियली इज इक्वल, कि वो वास्तव में समान है कि नहीं। कांता के दिमाग में चल रहा है कि कैसे इक्वल हूं मैं, कि सुबह सुबह तो हां ठीक है मुझे दिखा दिया कि मैं इक्वल हूं, लेकिन उसके बाद की कहानी का क्या? तो क्या कांता के पास पर्याप्त कारण है उसे ऐसा सोचने पे मजबूर करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं? उसके आगे हमसे वही पूछा है, लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव, कि जो ऊपर जो स्टोरी दी गई है उनमें से 3 रीजन, 3 कारण हमें बताने हैं दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस, जो उसे ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो इक्वल है भी या नहीं। तो क्या हो सकते हैं 3 कारण? बताओ कैसे अलग है, ये असमान कहां पर है? पहली चीज, समान कहां पे है? ये और जैन साहब समान थे जब वोट डालने की बारी थी, वहां तो सब समान है, लेकिन उसके बाद
अपने बच्चे को बीमार है तो ये छुट्टी नहीं ले सकती, इसे जाना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन जैन साहब को बीमार, उसके बच्चे बीमार होते हैं तो सीधा वो लेके चले आते हैं, कोई छुट्टी की जरूरत नहीं। लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिलती। एक हो गया जहां पर यह समान नहीं है। दूसरा, जैन साहब को जाना हो तो उसे किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं जब उसके बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन इसे इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा तब जाके डॉक्टर का नंबर आएगा। यहां भी असमान। तीसरा, जैन साहब को बच्चे को दिखाना हो तो उसे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन इसका काम ऐसा है कि इसके पास पैसे बचते ही नहीं है, तो यहां पर इसके, ये गरीब है वो अमीर है, यहां भी असमान है। तो कितनी असमानता है। तो कैसे, ये क्यों ना सोचे कि हम समान कैसे हो सकते हैं, तो इसका तो सोचना बनता है। तो कांता को तो सोचना चाहिए कि हम समान कैसे हो गए। सिर्फ एक वोट डालने वाली लाइन में हम एक लाइन में खड़े हो गए तो इससे समानता कैसे आ गई। बाकी सब जगह है तो हम असमान हैं, वो अमीर है हम गरीब हैं, वो अच्छी साफ बस्ती में रहते हैं हम गंदी बस्ती में रहते हैं। उन्हें बच्चों को लेके ऐसे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधे जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को झेलना पड़ता है, हमारे बच्चों को सफर करना पड़ता है जब भी बीमार हो जाएं। डॉक्टर के पास भी जाएं तो लाइन में खड़े रहना पड़ता है, इतनी देर बाद नंबर आता है। पैसे नहीं है दिखाने के लिए, तो कैसे समान हो सकते हैं। क्यों, तो क्या कांता का ये सोचना सही नहीं था जहां पर उसने सोचा कि कैसे हम इक्वल हैं। तो कांता का ये सोचना बिल्कुल सही था कि हम इक्वल कैसे हो गए। चीजें समझ में आई। ये स्टोरी हमें क्या बताना चाह रही है। तो ये 3 कारण आपको लिखने हैं, मैंने आपको बताए। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। क्या क्या लिखोगे 3 कारण, कोई भी 3 कारण। मैंने तो आपको 3-4 बता दिए, 4-5 बताए, कोई भी 3 लिख दो। कांता गरीब है, जैन साहब अमीर है। कांता गंदी बस्ती में रहती है, उसकी जो बस्ती है जहां वो रहती है वो साफ नहीं है, लेकिन जैन साहब के घर आसपास सब साफ है। कांता को जब बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना उसे लंबी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जैन साहब को कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता, वो सीधा चले जाते हैं। तो ये 3 अंतर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये तीनों असमान। ठीक है, इस तरह से लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। चलो आगे समझते हैं। इक्वल राइट टू वोट, वोट डालने का समान अधिकार। राइट मतलब होता है अधिकार। राइट का क्या मतलब होता है, अधिकार। इक्वल मतलब समान, वोट डालना, मत। तो समानता किसमें, मताधिकार। मताधिकार की समानता, वोट डालने की समानता। तो वोट डालने में सब समान थे या नहीं, सब एक लाइन में खड़े थे तो सब समान हो गए। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा और बताया हुआ देख लेते हैं। दिस स्टोरी अबाउ, कि जो ऊपर जो स्टोरी हमने पढ़ी, कांता की जो स्टोरी थी, दैट बिगिंस विद, उसकी शुरुआत होती है किससे, कांता स्टैंडिंग इन दी लाइन टू कास्ट हर वोट। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी इसकी शुरुआत कहां से होती है कि कांता लाइन में खड़ी है, किस चीज के लिए, वोट डालने के लिए। कांता लाइन में खड़ी है वोट डालने के लिए। शुरुआत तो कहानी की यहां से हो गई। लुक अगेन, कि एक बार फिर से देखो, एट वेरियस पीपल। वेरियस का मतलब क्या होता है, वेरियस होता है भिन्न, अलग अलग। कि एक बार फिर से देखो उन अलग अलग लोगों को, हु आर स्टैंडिंग इन लाइन, जो लाइन में खड़े हैं, विद हर यानी उसके साथ, कांता के साथ। तो कांता के साथ कौन कौन लाइन में खड़े हैं, एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करो। तो कौन कौन है आपने देखा, इसमें एक आदमी मिसिंग है जो सबसे आगे है, छोटे लाल उसका नाम है, बुक में देखना छोटे लाल ही है। तो ये देखो कांता के साथ सब लाइन में खड़े हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सब लाइन में खड़े हैं, सब लाइन में खड़े हैं। ये हमने देखने की कोशिश की। तो एक बार फिर से ध्यान से देखना। ठीक है, कांता रिकॉग्नाइजेस। रिकॉग्नाइज क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, पहचानना। ठीक है, रिकॉग्नाइज क्या होता है, पहचानना। तो कांता
पहचानती है हर एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉयर को जिसने उसे नौकरी पे रखा हुआ है, यानी जो उसका मालिक है। कौन है? अशोक जैन। कांता ने लाइन में देखा और किसे किसे पहचानती है वो? एक उसका मालिक जो उसी के लाइन में खड़ा है, अशोक जैन, एंड छोटे लाल। और छोटे लाल हर नेबर जो कि उसका पड़ोसी है, जो सबसे आगे, जो मैंने फोटो में नहीं डाला, आपकी बुक में है। तो कांता दोनों को पहचानती है, जो पीछे खड़े हैं अशोक जैन और जो आगे खड़े हैं छोटे लाल। तो कांता पहचानती उन्हें। छोटे लाल उसका पड़ोसी, अशोक जैन उसका मालिक, जिसके घर वो काम करने जाती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक लोकतांत्रिक देश में, अब डेमोक्रेटिक का दोबारा मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया होगा, तो यहां पर आपको पता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में, ऑल एडल्ट्स, एडल्ट क्या होता है? वयस्क। ठीक है, एडल्ट क्या होता है? एडल्ट क्या होता है? वयस्क। कि जितने भी एडल्ट हैं, जितने एडल्ट, ये वयस्क क्या होता है? वयस्क भी नहीं समझ में आया होगा, है ना? जो 18 साल से ऊपर के हैं। हमारे भारत में हम उनको एडल्ट बोलते हैं, उनको वयस्क बोलते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। जो 18 साल से ऊपर के हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल, सब। जो 18 साल का हो गया उसे हम एडल्ट बोलने लग जाते हैं, उसे हम वयस्क बोलते हैं। समझ में आई चीजें? कौन है एडल्ट? तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जैसे भारत है, उसमें जितने भी वयस्क हैं, जितने भी बड़े हैं, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, बिना ख्याल किए। इर्रेस्पेक्टिव का क्या मतलब है? इर्रेस्पेक्टिव का एक मतलब होता है निरपेक्ष। अब निरपेक्ष का मतलब नहीं पता, तो इसीलिए इसको आसान भाषा में कहेंगे कि बिना ख्याल किए हुए, बिना ध्यान दिए। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब हो जाएगा बिना ख्याल किए। तो यहां पर इंडिया में बाकी सभी, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, तो इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी एडल्ट्स, सभी वयस्कों को ये बिना ध्यान दिए हुए, या बिना ख्याल किए हुए कि वो किस रिलीजन के हैं, कि वो किस धर्म के हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, बिलोंग मतलब संबंध रखना, कि ये नहीं ध्यान देना कि कौन किस धर्म का है, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कि उनके कितनी एजुकेशन है, कितना पढ़े लिखे हैं, या फिर व्हाट कास्ट दे आर, किस जाति के हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, कि वो अमीर है या गरीब है। ये ख्याल नहीं करना है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। किसकी तरफ ध्यान नहीं देना? कि वो अमीर है कि गरीब है, वो किस धर्म से हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, किस जाति के हैं, इनको नहीं देखना है। इनको बिना देखे हुए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोग, जो भी एडल्ट हैं, जो भी 18 साल के ऊपर के हैं, वो क्या हैं? आर अलाउड टू वोट। उन्हें वोट देने की आजादी है, वोट देने की इजाजत है, वोट डालने का अधिकार है। तो हम फर्क नहीं करते बड़े लोगों में, सब समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबको वोट देने का अधिकार है। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सबको वोट देने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको वोट देने का अधिकार है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। तो सब लोग बिना ये ख्याल किए हुए कि अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कितना पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं देखना। अगर 18 साल से ऊपर का है तो उसे वोट डालने का अधिकार है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है कि जो भी बड़े हैं, 18 साल से ऊपर के हों, चाहे वो कोई भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। तो यहां पर समझ में आया कि वोट डालने का अधिकार हमारा इक्वल राइट कैसे, समान अधिकार कैसे। इसमें समान अधिकार में एक बात और आएगी। एक तो मैंने बोला 18 साल से ऊपर हैं, सबको वोट डालने का अधिकार है, और दूसरी बात क्या रहेगी?
कि सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो ये बोलेगा कि मैं 2 वोट डालूंगा। सबको एक ही वोट डालने का अधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार है और सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है। यह है इक्वल राइट टू वोट, वोट डालने का समान अधिकार। चाहे वो गरीब है, जैसे कांता उनके घर में काम करती है, वो भी एक ही वोट डाल सकती है, और जैन साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कारोबारी हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो भी एक ही वोट डाल सकते हैं। यह है इक्वल राइट टू वोट, और दोनों ही वोट डाल सकते हैं ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6, ये जो हमने ऑलरेडी हमारे क्लास 6 में पढ़ा है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, सभी के ऊपर लागू होता है। यूनिवर्सल मतलब सब, कौन सब? जो एडल्ट हैं, एडल्ट, सभी के सभी एडल्ट, उनको क्या है? फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार, मत डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। कि जितने भी बड़े हैं यूनिवर्सल रूप से, जितने भी एडल्ट हैं, सभी एडल्ट को मत डालने का अधिकार है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने क्लास 6 में इसको पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसको हम कहते हैं, जो सभी लोगों को वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है, इसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, महत्वपूर्ण, कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। एस्पेक्ट मतलब पहलू, ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, सभी लोकतांत्रिक देशों का। जितने भी लोकतंत्र हैं इस दुनिया में, जितने लोकतांत्रिक देश हैं, उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, ये बहुत ही एसेंशियल, बहुत जरूरी पहलू है कि वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार हो, वोट डालने की समानता हो। यह इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी लोकतंत्र का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये जो विचार है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, सभी का वोट डालने का अधिकार का, ये किस पे आधारित है? इज बेस्ड ऑन, ये आधारित है किस पे? ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार पे, समानता के विचार पे आधारित है। ये जो सभी को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है, ये समानता के विचार पे आधारित है कि सब समान है। जब कोई ऐसा सोचेगा कि सब समान है, तभी तो सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए समानता के विचार पे ये आधारित है। बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट्स, ये कहता है दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, कि कोई भी एडल्ट, कोई भी बड़ा, कोई भी 18 साल से ऊपर का है किसी देश में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कि ये बिना ख्याल किए हुए कि वो कितना संपत्ति है उसके पास, कितना पैसा है, एंड द कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग टू, और जिस समुदाय से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बिलोंग करते हैं, संबंधित रखते हो, हैज वन वोट, उसके पास एक वोट होता है। कि ये बिना ख्याल किए हुए किसी के पास कितनी संपत्ति है, कितना अमीर कितना गरीब है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, सबके पास एक वोट है, यानी सबके पास बराबर वोट है, और सबको उस वोट डालने का अधिकार भी है जो भी 18 साल से ऊपर का है। तो हुआ ना इक्वल। तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये समानता के विचार पे आधारित है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, चीजें समझ में आई? कांता इज एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब
एक्साइटेड मतलब उत्सुक, कि कांता बहुत उत्सुक है, बहुत उत्तेजित है टू वोट डालने के लिए, एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स, और इसलिए खुश भी है कि वो सबके बराबर है। कांता वोट डालते टाइम बड़ी खुश है, बड़ी उत्तेजित है, बड़ी उत्सुक है, और क्या सोच रही है मन में कि मैं सबके बराबर हूं। क्या सोच रही है? दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स, कि वो बाकी सभी दूसरों के बराबर है। बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ देम हैज वन वोट, क्योंकि सबके पास एक ही वोट है। चाहे वो जैन साहब हैं, वो भी उतने ही वोट डाल सकते हैं जितना मैं डाल सकती हूं। कांता क्या सोच रही है कि उनके पास भी उतना ही अधिकार है जितना मेरे पास है, तो मैं सबके बराबर हूं। बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन, कांता थोड़ी सी कम निश्चित हो जाती है, कम निश्चिंत हो जाती है। सर्टेन मतलब निश्चित, लेस मतलब कम, कि उसका ये जो भ्रम है, या फिर उसने जो सोचा था कि हम सब इक्वल हैं, सबके पास बराबर अधिकार है, वो इस चीज पे थोड़ा थोड़ा शक करने लगती है, इसको थोड़ा सा कम निश्चित हो जाती है इस बात पे, अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी मीन्स, कि ये जो इक्वालिटी है इसका रियली में, इसका वास्तविकता में क्या मतलब है। इस रियलिटी के ऊपर वो डाउट करने लगती है, इस इक्वालिटी समानता के ऊपर उसको शक हो जाता है कि एक बार तो हम सब समान थे, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वो अलग मैं अलग, दोनों असमान है, तो इसीलिए वो डाउट करती है। अब उस सवाल का आपको जवाब मिला होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे टेंशन मतलब नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको भी बहुत देर हो गई होगी पढ़ते पढ़ते, लेकिन होमवर्क जरूर दूंगा। ये आपको होमवर्क करना है, ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, आप तब तक इसे पढ़ के आएंगे, आगे की बात भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।